छातियां और रघु ठाकुर को आम को खेत लगती हो। बजात है ठाकरन की मर्दन की जिची। छोड़ो, तुमने संभाल पे हो सच को भार, न हो सको उनकी संग। दमयंती, ठाकुर निशान और नीचन की लोगाइया निशाना है ना जिची। बात सब हंसी ठिठोली में हो तो हंसी ठिठोली की ठिठोली जिची। कबाऊ तुम्हारे लज्जू जो सुमन जिची संगे भाई ठिठोली। छोड़ो, तुमने संभाल पे हो न सुन पे हो सच। कैसो सच? चमार टोला कीने जला बालक बात है। कैसे? काय क्यों मैं तुम्हारे पंचायत ने जलाई हती। पंचायत की मान मर्यादा पे थूको हतो नीचन में। मान मर्यादा तो पंचायत ने टांगी हती कलमबाड़ी में। अर्थियां उठी है ते एक साथ, बस्तियां जली हैं होते एक साथ। दो ही तरफ से बिगड़त है बात, दो ही तरफ से बिगड़त होती ना जीजी। खाली नीचन की पीठ नीली नहीं हो। एक अम्मो, तुम चलो तैसे ठकराई ना आजे है ना तो बुरो हुई है। आज है जीजी रखियो। दुनिया को बाप पंचायत ना के थाने कच्ची पंचायत ठाकरन की चुप तो भी आ तो की सुनते गाय ने गाय तुम जानत नहीं अपनाई गाय की उन ठाकरन की पंचायत में बेठाकर भी हते जो ठा लाए थे उनकी पुतला। तुम तो मायके गई थी ना, कोठा लाओ। हमने पूछी कोठा लाओ तो बंसी ठाकुर कैसे बोली? बंसी ठाकुर उठा लाए थे बस के लिए चिच्ची चेक। पापी नातेदार हो तो भी पापी होत है जीजी। किशन ने अर्जुन से जे कही थी ना, तो बताओ शुरुआत कौन ने करी? मल्लाह ने उठाई हती बंदूक पहले, वही चुड़ैल ने छोड़े हते तीर पहले। और अभी महाभारत में हमारी बारी आए। पापी बलराम डायर हो से तो हमारा कुछ नातो भी नहीं है। सच है जीजी, बिल्कुल सच है। पर कहूँ पाप हमारे नातेदारन ने करे हुई है तो किसान तो ओके संगे खड़े हुई है ना। और बात चुड़ैल नहीं, अर्जुन भाई ना जीजी। ज्यादा पंडिताई नहीं। सोरो बंसी बोई बजा तो जैसो लाला ठाकुर कहत रहे। जे पोथी पत्र उसे ही पढ़े जात है जैसो पढ़ा बेपारो चाहे। बजाऊ थते सो किसन के नाम रहे थते सो पंचायत के संगे। चमार टोला में तुम्हारी बंसी की अच्छी बस्ती जो लाला ठाकुर न होते बे खड़े रहते सो बचे रहते। को बच्चों है को खड़ो है जहां तो एक खड़े लेने हो बढ़ते जो हुई है काउ से न कहियो खबरदार। चलो और तुम कहां खड़ी रहो पार्वती जीजी? उत्तर जहां हमारे किशन खड़े हुई अर्जुन के संग।
तुम्हारे दत्ता आ गए। मैं तो देखा कि किधर से आ गए, हमें मारते हैं वो। हम निकल जाएंगे, हम इधर से निकल जाएंगे। तुम्हारे दत्ता आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं वो तो। हम बचे तो फिल्म में रहे। हरे कृष्णा न्यूज़ इंडिया चैनल में समागम रंगमंडल जबलपुर से जो ड्रामा प्रस्तुत किया गया है अगरबत्ती, उस अगरबत्ती के लेखक आशीष पाठक और स्वाति दुबे, हम इनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से कल हमारी बातचीत हुई थी। उस बातचीत का कुछ टेक्निकल रीज़न से, टेक्निकल खामियों की वजह से ठीक से आवाज़ नहीं आ पाई, उसके लिए हमको खेद है। और आज हम आप लोगों को फिर से तकलीफ़ दे रहे हैं। ये कहना तो उचित नहीं होगा। फिर से बात कर रहे हैं। बातचीत हम उसी लहजे में करेंगे कल जैसे हम लोगों ने किया है, अनौपचारिक। और आज एक बहुत प्लस पॉइंट जो इसमें जुड़ गया वो था ड्रामा देखने के बाद में हम लोग के जहन में, उसका भी जिक्र होगा। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि फूलन देवी के सवाल पर, फूलन देवी छोटी उम्र में शादी, यातना, फिर उसके बाद में जेल जाने की यातना, जेल से बाहर डाकुओं के बीच रहने की यातना, कमोबेश वो एक जैसे ही थी, शारीरिक भूख की थी इस पुरुष सुक्त समाज में। तो उसके ऊपर फिल्म भी बनी और उस फिल्म के बाद में जो बात आई है वहाँ की ठकुराइन को लेकर एक प्रतिशोध की भावना, और उस प्रतिशोध से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनका स्वर नीचे दबता है और कहीं यह एहसास दिला देता है कि तमाम महिलाओं की स्थितियाँ इस देश में एक जैसे हैं। तो आशीष जी और स्वाति जी, आप लोगों को बधाई कि ड्रामा बहुत अच्छा हुआ। मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा ड्रामा के बारे में। सब में पहली बात तो ड्रामा में जो बहुत आकर्षित करता है कि इस ड्रामे में जिस तरह की स्टिल लाइफ खड़े किए गए हैं कैरेक्टर्स के द्वारा, उसको देखते हुए कहीं हेनरी मूर के शिल्पों की याद आ जाती है। हेनरी मूर दुनिया के बड़े विख्यात शिल्पकार थे। उनके शिल्पों को एक जगह पे जब देखते हैं हम लोग, या देखने का मौका मिला, हेनरी मूर के ओरिजिनल शिल्प को भी देखने का मौका भारत में मिला, तो उस शिल्पों की याद आती। उस तरह एकदम सफ़ेद रेड स्टोन पे किए हुआ शिल्प
यानी बलुआ पत्थर पे किए हुए शिल्प और उस पे है ना लाइट की रोशनी और ये सब बहुत आकर्षित करती थी। सवाल ये है कि ये दृश्य खड़े हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे मित्र सोनी ने एक बात जो आपको कही, सुनील सोनी ने पुष्पा मैत्री के जरिए, कि एक महिला के फेमिनिन का इसका वो जो चरित्र आता है, उस सवाल पर आप क्या कहें? उनकी जो बात है कि देखिए भाषा भी अपने समय से लड़ती है, संघर्ष करती है। एक वक्त था जब हरिशंकर परसाई की भाषा आती है तो उस वक्त के लिए वो था, लेकिन समय और बदलता है तो महाश्वेता देवी की भाषा आती है। जैसे जैसे समय बदलता है, क्रूर होता जाता है, भाषा भी अपना संघर्ष बढ़ा देती है। तो उनको मैत्रेयी, पुष्पा, महाश्वेता देवी या स्वाति ने कहा कृष्णा सोपती, इनकी याद आती है तो वो स्त्री चेतना की याद आती है। तो वो स्त्री चेतना इसमें शामिल है क्योंकि इसके लेखन में भी और सारे गठन में भी स्वाति बिल्कुल उसी तरह से शामिल थी जिस तरह से मैं शामिल था, इसलिए वो चेतना की अनुगूंज उनको सुनाई देती। और इस चेतना को आपने जो अपने निर्देशन से ढाला है, उस चेतना को निर्देशन में उस भाषा को और उस भाषा से जो ध्वनि थी और उस भाषा का जो लय था और भाषा की ध्वनि और लय से जो चेतना विकसित हुई, उसको आपने निर्देशन में कैसे पकड़ा? दुनिया की या आप कोई भी अगर गहरी बात आपको कहनी हो या अपनी बात कहनी हो तो मातृभाषा से अच्छी भाषा नहीं हो सकती। तो बुंदेली मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ बुंदेली बोलती है, मेरे पापा बुंदेली बोलते हैं, मेरा पूरा परिवार बुंदेली बोलता है, तो ये मेरी मातृभाषा है। तो कोई भी ऐसी बात जो मेरी अपनी होगी, बहुत गहरी होगी, वो मातृभाषा में होगी। और क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है इसलिए शायद मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाई। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो मैं समझती हूँ या फील कर रही हूँ और मैं वो समझा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि नाटक मैंने इसलिए अपनी मातृभाषा में ही रखा है। हम कहीं भी जाते हैं, आसाम जाएं, कोलकाता जाएं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाएं, हम नाटक की भाषा नहीं बदलते हैं, बुंदेली ही रखते हैं, क्योंकि फिर हम दर्शकों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। जैसे भाषा के सवाल पे स्वाति बोल रही है, नाटक में एक डायलॉग है कि नीच की पीठ पीली हो जाती है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो नीली हो जाती है, नीच की पीठ नीली हो जाती है। जो बात है वो लोगों को इतने आसानी से समझ में नहीं आएगी, उसको और क्या तरीका हो सकता था समझाने के लिए बेहतर? मुझे लगता है और भी पात्र हैं, घटनाएं हैं, दृश्य विधान हैं, और वो जो नीलापन है पीठ का, वो जो मार के निशान हैं, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ भाषा के स्तर पे नहीं, कहानी में घटनाओं और पात्र के साथ होने वाली घटनाओं के माध्यम से और दृश्य विधान के माध्यम से भी उसे महसूस किया जा सकता है। वो तो एक बड़ा प्रतीक है, उस प्रतीक को भी तो स्वाति ने बहुत अच्छे से वो की। जिस तरह से मंच पे वो बैठे हैं, वो पीछे से माँ आ जाएगी या आ जाएगी, यानी वो द्वंद्व भी है, अपने प्यार का भी और उसके नीच होने का भी एक द्वंद्व, दोनों बात अलग दिखती है पूरी। स्वाति जी, कल हम लोग बात कर रहे थे थिएटर के बारे में, ब्रेख्त को लेके बात कर रहे थे, बाय द पीपल फॉर द पीपल जो बात कर रहे थे हम लोग, तो आप उस पर कुछ अच्छी बात बोल रही थी। आज फिर उसको हम लोग ये बात है कि दुनिया जो परसाई जी कहते हैं कि बात जितनी लोकल होगी वो उतनी ग्लोबल होगी। तो आप जब नाटक करें तो आप अपने आसपास के चीज़ों को बहुत गौर से देखिए, अपने हर दिनचर्या को, अपने जीवन को इतने अच्छे से जिए और रोज़ को महसूस कीजिए, आसपास के लोगों को, घटनाओं को। तो आपको सब्जेक्ट के लिए कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लोकल जो होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना लोकल है, इसीलिए मुझे लगता है उसका वैश्विक जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ब्रेख्त ये जो यही बात कहते हैं कि लोगों की बात होगी तो लोगों तक पहुंचेगी, और नाटक वही है कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि आप थिएटर में जाएं
और आप कोल्ड ड्रिंक हाथ में हो, पॉपकॉर्न हाथ में, जो सिनेमा करता है, जो कमर्शियल सिनेमा करता है कि आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं और चिप्स खरीदते हो और खाते हो और घर जाके नाचते हुए आपको लगता है आपने अपना बोझ कुछ हल्का किया। नाटक का काम बोझ देना है, आपके नसों को हिला देना है। तो हम उस बात को मानते हैं कि आपको सोचना है घर जाके। आज एक दर्शक ने भी कहा कि ये नाटक हमें परेशान करता है, ये हमें ये नाटक ना उसने मुझे परेशान किया है, नाटक ने मुझे। तो मुझे लगता है फिर ये नाटक सफल है। तो यानी इसका मतलब लेखन भी सफल है, लेखन भी सफल है ना? क्योंकि तो अभी जैसे मेरी एक्टर भी बहुत एक बात और इसमें खुल के दिखती है कि दलित साहित्य में बहुत सारे शब्द आते हैं जो कमर के नीचे की भाषा होती है, ऐसे बहुत आती हैं, लेकिन वो किताबों में ही रह जाती है। लोग पढ़ते हैं उसको, उसी तरह सुनते हैं, या कविताओं के पाठ के समय आम दर्शकों के बीच जाती है। इस नाटक में शुरुआती दौर में जिस तरह की भाषा आई है, हाँ आई है, खड़ी हुई है, वो तो आम दर्शकों के सामने खुल के एकदम आ रही है। तो यानी इसको किस तरीके से आप देखेंगे कि क्या ये इतना वाला पोर्शन दलित साहित्य की तरह आता है क्या फिर इसको लिखते वक्त में या इसको दिग्दर्शन करते वक्त में कहीं सावित्रीबाई फुले भी खड़े होती है? बिल्कुल, वो पूरी एक परंपरा है, वंचितों की और पीड़ितों की एक परंपरा है। तो अब भाषा का उतना तो समस्या नहीं है, क्योंकि जिस आज डिजिटल माहौल में हम हैं, तो आज तो इतना खुलापन है कि वो फ़ोन खोलते ही सारी भाषा का आप संस्कार बदल चुका है। तो उस तरह की तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका लक्ष्य क्या है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, क्योंकि पहले दृश्य के बाद उस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं होती। तो टाइम, स्पेस और कैरेक्टर, और सबसे बड़ी बात कि किस उद्देश्य से उस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रेक्षक की बुद्धि को अनुशासित करने के लिए अगर भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि वो क्षम्य क्या, वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि बुंदेलखंड में आप देखोगे शादियों में, क्योंकि आदमी बारात जाते हैं, औरतें रह जाती हैं, और रूरल में औरतों को अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने का कोई स्कोप ही नहीं है, इसका जगह ही नहीं है। तो वो एक दिन उनको मिलता है जब आदमी नहीं है, तो वो अपना सारी कुंठाएं और दमन को एक्सप्रेस करती, ब्लास्ट हो जाती हैं। तो आप ये देखो कि वो एक तरह के ब्लास्ट का सीन है, तो आप उस तरह से देख सकते हो। देखिए आप उन्हें दबा के रखते हैं सालों से, और एक दिन मिलता है उन्हें उसको तोड़ देने का। तो हम लोग कुछ इस पे थोड़ी सी और कुछ बिम जो आप खड़ा कर रहे थे अलग अलग तरीके के, उस पे रोशनी डालिए। मटकी नाटक में आप देखोगे, कनस्तर देखोगे कि तेल का पीपा है, उसे जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो एक मतलब आप जब सेट के तरफ देखते हो तो आपको लगता है कि ये दीवारें तो ठीक हैं, ये यहाँ कनस्तर क्यों बंधा हुआ है, मटकी क्यों टांगी हुई है। तो ये एक बड़े बिंब हैं। आप कहीं और नाटक में इस तरह का अब मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा कि कनस्तर टंगा हुआ है, लेकिन वो बाद में एक चरित्र हो जाता है कनस्तर, वो एक सेट प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है, वो एक चरित्र हो जाता है, उस नाटक का चरित्र हो जाता है वो। उस क्यों कनस्तर जो है बहुत भर जाता है जब आदमी, तो उसको निकालने के लिए, उसके कैथारसिस के लिए कोई प्रविधि हमें चाहिए थी। तो उस प्रविधि या डिवाइस की तरह वो कनस्तर स्वाति ने इस्तेमाल किया है। और एक पीछे दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा वो कब से खटखटा रही है, सदियों से, ये सारे वंचित तबके। तो दरवाज़ा है और सामने कैथारसिस के लिए ये डिवाइस है। तो इस तरह वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो हम इसको यहीं अभी विश्राम देते हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये यात्रा जारी रहे, और इस यात्रा के जरिए ही नागपुर में एक परिपक्वता आएगी, और ऐसी उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। मैं अपने में सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।
नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।